अपने आप को सर मैं बहुत ही सौभाग्यशाली मानता हूँ कि सर ने महागुरु जी ने मुझे मौका दिया आज के दिन बातचीत करने का। बातचीत क्या करना है, मैंने जो भी प्लानिंग बनाई है इस लॉकडाउन में जो भी सीखा है उसी के बारे में हम बताएंगे। हो सकता है कि कुछ लोगों की प्लानिंग हमसे मैच करती हो, और हो सकता है उनको हमसे कुछ इस प्लानिंग से कुछ सीखने को मिले। तो मैं यही चाहूंगा कि मैं सिर्फ अपनी प्लानिंग बताऊंगा। ऐसा नहीं है मेरी कोई इतना बड़ा कोई लेवल नहीं है कि महागुरु जी लोगों के बीच में बैठ के मैं कुछ कोई ट्रेनिंग दे सकूं। सिर्फ मैं अपनी प्लानिंग के बारे में बताऊंगा। सबसे पहली चीज तो हम लोग सेफ शॉप पे काम करते हैं, हम सभी लोग सेफ शॉप में एसोसिएट हैं। तो ये भी एक सबसे बड़े सौभाग्यशाली बनने की बात है कि हम लोगों को सेफ शॉप में काम करने का मौका मिला, उसमें भी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम में काम करने का मौका मिला। मैं अगर अपने बारे में बताऊं, मेरा नाम अब्दुल बासित है। स्कूलिंग मैंने सुल्तानपुर से कंप्लीट की, उसके बाद मैं लखनऊ आया, लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की। और बहुत प्राउड फील होता है ये चीज़ बताते हुए कि ग्रेजुएशन में मेरी फर्स्ट आई थी। उसके बाद फिर मैंने एमबीए किया आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी से, और वहाँ भी मेरी फोर्थ रैंक आई थी। माता पिता ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया लिखाया, सब कुछ किया। पापा मेरे डॉक्टर थे, और भाई वगैरह ने भी पढ़ाई लिखाई में बहुत साथ दिया। मेरे भाई एक डॉक्टर हैं, वहीं लखनऊ में रकाबगंज में उनकी क्लिनिक है। एक भाई लेक्चरर हैं। तो सभी लोगों ने फैमिली में पढ़ाई लिखाई को लेकर के बहुत सपोर्ट किया। लेकिन पूरी फैमिली का एक सपना हुआ करता था कि पढ़ाई लिखाई कंप्लीट करनी है, उसके बाद कुछ जॉब वगैरह करनी है। तो इसी के लिए एमबीए कराया कि एमबीए के बाद शायद कुछ अच्छी जॉब मिल जाए, या एसएससी की बैंकिंग की इंसान तैयारी कर सके। लेकिन इंसान होता क्या है कि जब अगर अपनी फील्ड को चेंज करता है, कोई इंसान डॉक्टर बनने वाला था, अगर उसको चेंज करके अगर कोई नेटवर्क मार्केटिंग में आता है, तो वो किसी ना किसी चीज से प्रेरित होता है, किसी ना किसी चीज से इंस्पायर होता है। तो जब मुझे ये प्लान दिखाया गया, और उसके कुछ दिन बाद मैं एक स्पीच सुना यूट्यूब के माध्यम से, और उसी दिन से मुझे एक इंस्पिरेशन मिली, एक प्रेरणा मिली। और जिनको मैंने आज तक अपना रोल मॉडल बनाया हुआ है। सर की शख्सियत आज के टाइम में किस इंट्रोडक्शन का मुझे नहीं है, ऑलरेडी सभी लोग जानते हैं सर को। तो मैं शुरुआत से जिस दिन से मैंने इस बिजनेस को शुरू किया, उसी दिन से मैं सर जैसा बनना चाहता हूँ, सर जैसा बोलना चाहता हूँ। जिस तरीके से सर ट्रेनिंग देते हैं, जिस तरीके से सर ने अपने बारे में बताया, जिस तरीके से सर ने अपना काम किया, उस तरीके से मैं भी इस काम को करना चाहता हूँ। और उसी तरीके से मैं सर के हिसाब से ही अपनी पूरी प्लानिंग करता हूँ। दूसरी चीज ये होती है सर कि मैंने जब इस प्लान को देखा था, तो एक अनजान व्यक्ति द्वारा प्लान को देखा था, और कुछ दिनों तक उन्होंने मेरा साथ भी दिया। उसके बाद वो मेरा साथ छोड़ करके चले गए। तो उसके बाद अब ये था कि या तो मैं भी बिजनेस छोड़ देता उनके साथ, और या दूसरी चीज ये थी कि मैं इसमें आगे बढ़ता। हमारे महागुरु जसवीर सर हमेशा एक जाते हैं, कुछ लोग उस पर निखर जाते हैं। तो मैं अपने आप को बिखरने वालों में नहीं रखना चाहता था। लेकिन मेरे अपलाइन ने एक काम किया था, बहुत अच्छा काम किया था, कि उन्होंने मेरे एक गुरु से मिला दिया था, महागुरु अवध सर से मेरी मुलाकात करवा दी थी। तो जब वो मेरा साथ छोड़ करके गए, तो मैं अपने महागुरु अवध सर से मिला और सर से पूरी बात बताई। तो सर ने सिर्फ एक ही बात बोली कि अब्दुल, ये बिजनेस अपने दम पे चलता है, और तुम में अगर दम होगा तो तुम कर ले जाओगे। लोग छोड़ते भी रहते हैं, लोग ज्वाइन भी करते रहते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उस दिन के बाद से मैंने अपना एक गुरु चुना, अपने अवध महागुरु जी को, और सर के हिसाब से ही मैं इस काम को करता हूँ। और सर ने जो सिखाया है वही आज के दिन मैं बताऊंगा भी, और जिस तरीके से सर ने कहा है उसी तरीके से मैंने अपनी प्लानिंग बनाई है, उसी तरीके से मैं सब कुछ करता हूँ। और इस बिजनेस में सफल होने का सबसे बड़ा सूत्र मुझे जो लगता है, मैंने जो अपने अपलाइन से अपने गुरु लोगों से सीखा है, कि अपनी जिंदगी में एक गुरु बना लेना चाहिए। क्योंकि अगर हमारी जिंदगी में एक गुरु रहेगा और हम उसके हिसाब से काम करेंगे, तो फिर अपने बिजनेस में अपनी जिंदगी में भटकेंगे नहीं। हमें सफल होना ही होना है, क्योंकि हम गुरु के हिसाब से काम करते हैं। बेसिकली आज के दिन कुछ हमारे बहुत ही दमदार अपलाइन हैं जिन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया। हमारे महागुरु शिव कुमार सर, बीएल सर, दिनेश सर, राम सर, अभिषेक सर, इन सभी लोगों ने हर मौके पे हमारा साथ दिया। मोटिवेशन की बात आई, जहाँ पे मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा था वहां पर मोटिवेट भी किया, हर तरीके से मेरा सपोर्ट किया। आज के दिन जो हमने इस लॉकडाउन में सीखा है, बेसिकली हम आज दो चीज़ों पे बात करने वाले हैं जिस चीज़ के बारे में हमने प्लानिंग बनाई है। पहली चीज़, नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए। एक आदमी था, वो कहा गया कि दीवार को तोड़ो, तो वो आदमी नहीं तोड़ पाया। और कोई भी क्यों तोड़ेगा शीशे की दीवार, हाथ कट जाएगा, पैर कट जाएगा, क्यों तोड़ेगा। लेकिन उसी आदमी से अगर ये कह दिया जाए कि उस शीशे की दीवार के पीछे तुम्हारे माता पिता हैं और आग लगी हुई है, और अगर तोड़ोगे तो ही बचा पाओगे, तो अब वो इंसान ये नहीं सोचेगा कि मेरा हाथ कट जाएगा, कि पैर कट जाएगा, कि गुम्मे से तोड़ूं, कि हथौड़े से तोड़ूं। वो इंसान तोड़ेगा ही तोड़ेगा। तो जब पर्पज नहीं था तो वो इंसान उस काम को नहीं कर पा रहा था, लेकिन अगर वहीं पे पर्पज आ गया तो वही इंसान उस काम को कर लेता है। तो इस बिजनेस में भी सफल होने के लिए जो मैंने सीखा है अपने अपलाइन से, कि सबसे पहले अपना एक सही पर्पज ढूंढने की जरूरत है।
बेसिकली इस बिजनेस को क्यों करना चाहिए, इसके बारे में मैंने 8 चीजें मैंने सीखी है इस लॉकडाउन में। पहली जो चीज है वो है पैसिव इनकम। इस बिजनेस को पैसिव इनकम के लिए करना चाहिए। अगर हम जॉब करते हैं या कोई भी काम करते हैं तो वहां पे एक्टिव इनकम आती है, हम काम करते हैं पैसा आता है, काम नहीं करते हैं पैसा आना बंद हो जाता है। लेकिन पैसिव इनकम क्या होती है, आप सभी लोग पाइपलाइन वाली स्टोरी हमारे महागुरु जी हमेशा बताते हैं और मुझे भी हमेशा याद है। वो सभी लोग, आप सभी लोग जानते होंगे, दो दो हुआ करते थे, तो एक जो था वो कुएं से बाल्टी बाल्टी पानी ले आता था, दूसरा भी यही काम करता था, लेकिन दूसरे वाले ने एक प्लानिंग बनाई और उसने 6 महीना साल भर बहुत ज्यादा मेहनत किया और पाइपलाइन बिछा दी। और साल भर के बाद वो आदमी अपनी पाइपलाइन से जो पानी आता था उससे वो आदमी पैसा कमाने लगा। अब वो आदमी घर पे रहता था तो भी पानी आता था, तो भी उसको पैसा था, उसको पीने की बराबर जरूरत नहीं पड़ती थी। तो इस तरीके से उसने अपना काम किया। तो ये बिजनेस भी हमारी उस पाइपलाइन की तरह है। जिस तरीके से लोग जॉब करते हैं या अपनी दुकान चलाते हैं तो वहां पर वही चीज होती है, बाल्टी से पानी लाया, दिया, पैसा कमाया। जॉब पे गए, पैसा आया और उससे घर का खर्चा चला। लेकिन ये बिजनेस उस पाइपलाइन की तरह है, अपने पाइपलाइन बिछा रहे हैं। बिछाने में टाइम लगेगा, बिल्कुल हमारे गुरुजी कहते हैं कि 3 से 5 साल का टाइम लगेगा। लेकिन जिस दिन ये पाइपलाइन तैयार हो जाएगी उस दिन अगर हम किसी भी वजह से काम ना भी कर पाए तो भी हमारी वो पाइपलाइन चलती रहेगी और हमारा बिजनेस चलता रहेगा। हमारे महागुरु जी एक चीज और बोलते हैं, मेक मनी वाइल बाथिंग। जब आप नहा रहे हैं उस टाइम भी पैसा बनना चाहिए, जब आप सो रहे हैं उस टाइम भी पैसा बनना चाहिए। हमारे महागुरु जी कहते हैं कि अगर मैं मूवी देखने जाता हूँ 3 घंटे की, तो उस 3 घंटे की मूवी में भी हमारा पैसा बन जाता है। क्योंकि उसी 3 घंटे में कुछ लोग डीडी लेकर के आएंगे, उसी 3 घंटे में कुछ लोग प्लान करेंगे, उसी 3 घंटे में कुछ लोग फॉलोअप करेंगे, उसी 3 घंटे में कुछ लोग साइन अप कराएंगे और उन सभी चीजों से पैसा आता है। तो सर लोग अगर मूवी देखने जाते हैं तो उसका भी पैसा मिलता है। और एक कोटेशन है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। LIC वालों का ये हुआ करता था, उनका तो अब रहा नहीं, लेकिन हमारा बिजनेस पूरी दमदारी के साथ इस पे काम करता है। आप सभी लोग श्याम सुंदर दास जी को जानते होंगे और उनके अलावा हमारे बलिया जिले के एक अवधेश जी हुआ करते थे। 2014 में इस बिजनेस को शुरू किया था और 2018 में उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनके घर पे आज के टाइम में सेफ शॉप की वजह से, उनकी जिंदगी ना रहने के बावजूद, उनके ना रहने के बावजूद भी सेफ शॉप की वजह से उनके घर पे बराबर इनकम पहुंचती रहती है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो सबसे पहला जो पर्पस होता है इस बिजनेस को करने का वो पैसिव इनकम होती है। दूसरा जो पर्पस जो मैंने सीखा है इस बिजनेस में, इस लॉकडाउन में, कि इस काम को करने के पीछे एक पर्पस होता है टाइम फ्रीडम। हम लोग, पैसा जरूरी है, बहुत लोग कमाते हैं पैसा, कोई इंसान लाखों भी कमा सकता है, करोड़ों भी कमा सकता है। लेकिन कुछ लोग पैसा इस तरीके से कमाते हैं कि 24 घंटे में 16 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा उसी पैसे में लगे रहते हैं। वो लोग जिंदगी में अगर 40 साल भी काम कर लें तो 41वें साल अगर उनको पैसा चाहिए तो उसके लिए भी उनको काम करना पड़ेगा। आप देखते होंगे बहुत सारे लोग शोरूम खोल के बैठे हैं, 40 साल से, 50 साल से वो शोरूम चल रहा है, उसके बाद भी अगर उसका मालिक चला जाए साल 2 साल के लिए या कुछ हो जाए उसके साथ तो पैसा वहां पर आना बंद हो जाता है। लेकिन यहाँ पर टाइम फ्रीडम मिलती है। सबसे पहली चीज, यहाँ पर आप अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं। आज के टाइम में मैं महागुरु जी लोगों को देखता हूँ कि उनको ऐसा नहीं है कि उनको किसी ऑफिस में जाकर के सिग्नेचर करनी है तो ही उनको सैलरी मिलेगी। दुनिया में क्या होता है, मार्केट में क्या होता है कि एक आदमी होता है, उसको 9 बजे, 9:30 ऑफिस पहुंचना होता है, आधा घंटा लेट हो जाएगा 2-4 दिन तो उसका बॉस उसको निकाल देगा, गालियां देगा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं, हम अपने हिसाब से अपना शेड्यूल सेट कर सकते हैं। मैं महागुरु जी लोगों को देखता हूँ वो अपने हिसाब से अपना शेड्यूल सेट करते हैं। दूसरी चीज यहाँ पर होती है कि फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स, आप अपने घंटे अपने हिसाब से तय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई यहाँ पर बिल्कुल बाउंडेशन है कि आपको सुबह 10 बजे ही प्लान करना है। किसी को लगता है कि वो सुबह 6 बजे कर सकता है, वो 6 बजे कर ले। किसी को लगता है कि हम दोपहर में कर पाएंगे तो वो दोपहर में कर ले। कुछ लोग ऐसी लेडीज होंगी जो सुबह 8 बजे बच्चों को टिफिन देना होता होगा, नहीं कर पाती होंगी प्लान, तो वो लोग उसके बाद कर सकती हैं। तो मैंने इस बिजनेस में सिर्फ यही चीज सीखी है कि काम करने वाले के लिए यहाँ पर बहुत से ऑप्शन है और समय की आजादी के साथ यहाँ पर काम होता है। एक बार काम, जिंदगी बरदाम, ये सभी लोग, आप लोग जानते हैं यहाँ पर कि यहाँ पर अगर काम कर लिया जाए 3 से 5 साल तो जिंदगी भर हमको इसका प्रॉफिट मिलने वाला है। तीसरा जो सबसे बड़ा यहाँ पे जो मेरा एक पर्पस है इस बिजनेस को करने का, जो मैंने देखा यहाँ पर और जो चीज मैंने सीखी, कि यहाँ पर मेंटरशिप प्रोग्राम होते रहते हैं। मेंटरशिप प्रोग्राम से फायदा क्या होता है कि सबसे बड़ी चीज की मोटिवेशन मिलता है। इंसान जिंदगी में कोई भी काम करे तो उसके पीछे भी उसको मोटिवेट किया जाता है। हम लोग जब स्कूल में पढ़ते हैं तो भी वहाँ मोटिवेट किया जाता है कि बेटा पढ़ लिख लोगे तो अच्छी जॉब लग जाएगी। जब मैं MBA कर रहा था तो वहाँ भी मोटिवेट किया जाता था कि आप अगर अच्छा प्रोजेक्ट वर्क कंप्लीट करोगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी। और ऐसा होता भी है, इंसान इसीलिए मोटिवेट होकर के वहां पर पढ़ाई करता है। तो इस बिजनेस को करने के लिए भी मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। और मेंटरशिप प्रोग्राम से यही फायदा होता है कि हम लोग वहां पर जाते हैं, मोटिवेशन मिलता है हमें। दूसरी चीज, हमें वहां पर नॉलेज मिलता है।
हमें वहाँ पर पूरी दमदारी के साथ नॉलेज मिलता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तीसरी चीज़, वहाँ से हमें विज़न मिलता है, ज़िंदगी में आगे कैसे बढ़ा जाए, ज़िंदगी में बड़ा काम कैसे किया जाए। ये चीज़ हम लोग घर में बैठ के नहीं सीख सकते, लेकिन एक मेंटरशिप प्रोग्राम में हम लोग ये चीज़ों को सीख सकते हैं, आप बड़ा विज़न बना सकते हैं। तो इस पर्पज़ के साथ भी इस बिज़नेस को किया जा सकता है। और दूसरी चीज़ होती है कि आप जितने भी बड़े-बड़े बिज़नेसमैन लोग को अगर देखा जाए, तो वो सभी लोग इस तरीके का मेंटरशिप प्रोग्राम करवाते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग सिर्फ़ अपना बिज़नेस करते हैं हमेशा। वो लोग भी महीने में, 2 महीने में, 6 महीने में इस तरीके का प्रोग्राम करवाते हैं। इस बिज़नेस को करने के पीछे जो मेरा चौथा सबसे बड़ा पर्पज़ है कि यहाँ पर टीम वर्क होता है। टीम वर्क से फ़ायदा ये होता है कि सबसे पहली चीज़ होती है कि यहाँ पर आइडिया जनरेशन होता है। हो सकता है कि हमें किसी चीज़ का नॉलेज ना हो, हमारी टीम में ही कोई इंसान हमें बता दे, हमारे अपलाइन बता दें, हमारे गुरुजी बता दें, हमारा कोई भी बता सकता है। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एसोसिएशन है, पूरा सक्सेस सपोर्ट सिस्टम इसी पे काम करता है और नए-नए आइडिया को ले आकर के हम लोग के सामने रखता है कि कैसे इस बिज़नेस को बड़ा बनाया जाए। दूसरी चीज़ जो होती है टीम वर्क का, जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम लोग मस्ती के साथ काम करते हैं। कोई ऐसा नहीं होता है कि बिल्कुल, आप जॉब वालों को देखेंगे तो उनका मुँह बना रहता है हमेशा। वो लोग कभी भी बिल्कुल फ्रेश नहीं होते हैं, उनका मुँह बिल्कुल हँसता हुआ नहीं रहता है, उनका हमेशा मुँह बना रहता है, क्योंकि उनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड रहता है। अकेले सब कुछ करना है, लेकिन यहाँ पर अकेले सब कुछ नहीं करना है, पूरी टीम के साथ करना है। और जब हम पूरे सबको साथ में लेकर के काम करेंगे, तो एक अच्छा रिज़ल्ट दे सकते हैं, एक अच्छा आउटकम दे सकते हैं। तो एक सबसे बड़ा पर्पज़ मेरा है इस बिज़नेस को करने के पीछे कि मैं यहाँ पर टीम वर्क के साथ काम होता है और टीम वर्क से ही बड़ी सफलता ली जा सकती है। और मेरे हिसाब से महागुरु जी जसवीर सर बताते हैं कि इस दुनिया में जितने भी बड़े लोग हैं, सर ने पूरी एक स्लाइड बना के दिखाई थी कि दुनिया में 2208 महान लोग हुए हैं और वो सभी लोग टीम बना के काम करते हैं। तो अगर टीम वर्क करके काम किया जाए, तो इस बिज़नेस में बड़ी सफलता ली जा सकती है। एक और सबसे बड़ा जो इस बिज़नेस को करने के पीछे पर्पज़ है, वो है पर्सनल डेवलपमेंट। यहाँ पर इंसान पैसा कितना कमाता है, ये तो अलग सी चीज़ है, पैसा तो हर आदमी कमाता है, लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। और आप सभी लोग शायद डॉक्टर विवेक बिंद्रा को जानते हो, उन्होंने अपने एक स्पीच में ये चीज़ बोली थी कि अगर मेरा बेटा जो होगा वो नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहे या ना करना चाहे, वो करे ना करे वो उसकी मर्ज़ी, लेकिन मैं 2 से 3 साल के लिए उसको नेटवर्क मार्केटिंग में ज़रूर भेजूँगा। क्योंकि यहाँ पर जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है, यहाँ पर जो चीज़ें सिखाई जाती हैं, वो दुनिया के किसी कोने में नहीं सिखाई जाती। किसी स्कूल, किसी कॉलेज, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। और सच्चाई यही है, मैं जब एमबीए कर रहा था, तो उस टाइम मुझे इतना अच्छे तरीके से बोलना नहीं आता था। लेकिन जब से मैं इस बिज़नेस को शुरू किया, गुरुजी लोगों ने जिस तरीके से सिखाया और इस लॉकडाउन में जिस तरीके से गुरुजी लोग सिखा रहे हैं, तो उसी तरीके से इस बिज़नेस में बोलना भी आ जा रहा है। इंसान सही तरीके से कपड़ा पहनना भी सीख लेता है और पर्सनल डेवलपमेंट जो सबसे अच्छी जो चीज़ होती है कि हमें नॉलेज मिलती है। किसी भी काम को करने के पीछे वहाँ पर नॉलेज का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर इस बिज़नेस को किया जाए, तो यहाँ पर बहुत सारी नॉलेज मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ बिज़नेस की नॉलेज मिलती है। मैंने दिशा ट्रेनिंग अटेंड किया, तो वहाँ पर देखा गया कि बहुत सारी नॉलेज मिली। उठना कैसे है, बैठना कैसे है, बातचीत कैसे करनी चाहिए, लोगों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, रिलेशनशिप कैसे रखनी चाहिए, माता-पिता के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, सब कुछ सिखाया जाता है। तो इतना दमदार पर्सनल डेवलपमेंट मेरे हिसाब से नेटवर्क मार्केटिंग और सेफ शॉप और सक्सेस सपोर्ट सिस्टम के अलावा पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता। एक और सबसे बड़ा पर्पज़ है इस बिज़नेस को करने के लिए, दुनिया में बहुत सारे लोग बिज़नेस इस वजह से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास कैपिटल अमाउंट नहीं होता है, वो लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके शोरूम नहीं खोल सकते, कंपनी नहीं खोल सकते या कोई फैक्ट्री नहीं डाल सकते, इस वजह से वो लोग बिज़नेस नहीं कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर देखा गया इस बिज़नेस में कि एंट्री करने के लिए, बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता है और दूसरी चीज़, जो अमाउंट लगता है उसके बदले भी आपको प्रोडक्ट मिलता है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई ऐसी चीज़ दे दी जा रही है कि जिसके बदले आपको कुछ कोई काम की चीज़ ना हो। ऐसा नहीं है कि कोई कुटिया में रहता हो, किसी के पास झोपड़ी हो और उसको एसी दे दिया जाए कि आप एसी लेकर के बिज़नेस शुरू करो, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ इंसान की ज़रूरत के सामान के प्रोडक्ट हैं और उसी को लेकर के इस बिज़नेस को शुरू किया जा सकता है। और यहाँ पर बिज़नेस करने के लिए कोई लीगल लायबिलिटीज़ भी ऐसा नहीं है कि आपको जीएसटी बनवाना पड़ेगा और दुनिया भर के तामझाम करने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है। यहाँ पर बिल्कुल बिंदास रह के वो सारा काम हमारी दमदार कंपनी सेफ शॉप करती है और सेफ शॉप जो काम करती है, पूरी दमदारी के साथ काम करती है। और हमारा इसके बाद एक और सबसे बड़ा पर्पज़ है इस बिज़नेस को करने का, क्योंकि हमको इस बिज़नेस में नया कोई काम नहीं करना है। हम जो काम पहले से करते आ रहे हैं, उसी काम का हमको यहाँ पर पैसा मिलता है। हर इंसान बचपन से पैदा हुआ, तो वो खर्चा करता है। कभी हमने पेन लिया, कभी हमने कपड़े लिए, कभी हमने जूते लिए, कभी हमने घर के लिए चावल लिया, कभी हमने घर के लिए मसाले लिए, कभी क्रीम, पाउडर, शैम्पू, ना जाने क्या-क्या लिया। तो ऐसा नहीं है कि हम पहली बार कोई लेने जा रहे हैं, पहले से भी लेते आ रहे हैं। और दूसरी चीज़ होती है कि अगर हमको वो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, तो हम अपने जानने वालों से, अपने दोस्तों से
अपने सभी मित्र लोगों से उसके बारे में चर्चा भी करते हैं। तो जो पुराना काम है उसी काम को करके अगर पैसा कमा लिया जाए तो मेरे हिसाब से इससे बड़ा कोई पर्पस नहीं हो सकता इस बिजनेस को करने का, क्योंकि काम तो करता ही करता है हर इंसान, और हम लोग ये काम पहले से करते आ रहे हैं। दूसरी चीज, हमारे पास एफएमसीजी प्रोडक्ट है जो कि बार बार इंसान की जरूरत पड़ती है और हम लोग हमेशा लेते ही लेते हैं। तो ये एक सबसे बड़ा पर्पज है इस बिजनेस को करने का। और एक और बहुत दमदार पर्पज है इस बिजनेस को करने का, वो है रिकॉग्निशन। यहाँ पर जो मान सम्मान मिलता है वो मेरे हिसाब से किसी डीएम को भी नहीं मिलता होगा। आज के टाइम में देखा जाता है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में बहुत सारे दुख भरे हैं, बहुत सारी भड़ास है, लेकिन वो किसी को सुना नहीं सकते। देखा जाए वो ऑफिस जाते हैं तो बॉस उनको उनकी नहीं सुनता, घर आते हैं तो बीवी उनकी नहीं सुनती, इसी तरीके से कोई उनका सुनता नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग काम करके, मैंने जो चीज सीखी है इस लॉकडाउन में, कि अगर हम 3 से 4 साल काम करके अगर एक अच्छा लेवल यहाँ से अचीव कर लें तो हमें मंच भी मिलेगा, हमें माइक भी मिलेगी, हमें माला भी मिलेगी, और हमको पूरा वहां पर फ्री छूट दे दी जाएगी। आपका जो दिल करे वो आप बोलो। हमारे जसवीर सर महागुरु जी हमेशा कहते हैं कि किसी का अगर हॉबी सिंगिंग हो, गाना गाना हो, तो आप स्टेज पे आओ, पहले गाना गाओ, फिर अपनी स्पीच दो। किसी की अगर हॉबी डांसिंग है, डांस करना है, तो आप स्टेज पे आओ, पहले डांस करो, फिर अपनी अपनी स्पीच दो। तो यहाँ पर काम करने का एक सबसे बड़ा फायदा है, सबसे बड़ा जो पर्पज है कि यहाँ पर एक जो मान सम्मान मिलता है वो बहुत दमदार होता है। मेरी उम्र लगभग 25 साल हो चुकी है और मैं अपने 25 साल में बहुत सारे फंक्शन मैंने देखे हैं, लेकिन शेफ शॉप का फंक्शन जिस तरीके से, जिस दमदारी के साथ और जो मान सम्मान यहाँ पर मिलता है वो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलता। ये टोटल 8 पर्पस थे, 8 रीजन थे जो मैंने इस लॉकडाउन में सीखा अपने महागुरु जी लोगों से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, और बहुत सारी जो फेसबुक पे लाइव सेशन हुए तो उसके माध्यम से भी सीखा। तो मेरा पर्पस बिल्कुल स्ट्रांग हो चुका है आज के टाइम में। मैंने ऐसी प्लानिंग बनाई है आज के टाइम में कि पर्पस बिल्कुल स्ट्रांग है, ड्रीम बिल्कुल क्लियर है। अब बस दूसरे स्टेप पे चलना है कि इस काम को किया कैसे जाए। क्योंकि अगर जिंदगी में पर्पस क्लियर हो और रास्ते का ना पता हो तो भी उस चीज को हासिल नहीं किया जा सकता। एक आदमी को अगर कह दिया जाए कि आप 48 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर दिल्ली जाओ तो आपको 10 करोड़ रुपया मिलेगा, तो उसका पर्पस तो क्लियर हो गया। लेकिन अगर उसको यही ना पता हो कि ट्रेन कहाँ से मिलेगी, लखनऊ से फ्लाइट भी जाती है, प्राइवेट कैब भी बुक करके जाया जा सकता है, तो वो इंसान कभी भी दिल्ली नहीं पहुंच सकता। तो पर्पस के साथ साथ हमें इस काम को करना कैसे है इसको सीखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेसिकली मैंने इस लॉकडाउन में अपने महागुरु जी के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से, और सर ने जिस तरीके से जो जो बुक बताई उसको पढ़ के मैंने कुछ चीजें सीखी है जो आप लोगों से डिस्कस करने जा रहा हूँ। बेसिकली मैंने कुछ पॉइंट तैयार किए हैं, लगभग 7 पॉइंट है। अगर इन 7 पॉइंट पे काम कर लिया जाए तो इस बिजनेस में सफलता के चांसेस हैं, और मैं इसी हिसाब से लॉकडाउन के बाद काम करने वाला हूँ। पहला जो सबसे बड़ा काम होता है वो सीखने का होता है। हमारे महागुरु जी अवसर हमेशा बताते हैं कि किसी भी काम को सीख के किया जा सकता है, बिना सीखे किसी भी काम को नहीं किया जा सकता। और देखा जाए एक इंसान साइकिल चलाता है तो वो भी सीखता है साइकिल का चलाना, कोई इंसान हेलीकॉप्टर उड़ाता है तो वो भी उसको सीख के उड़ाता है। बिना सीखे किसी भी काम को नहीं किया जा सकता। और अभी सर कोर ट्रेनिंग दे रहे थे 2-4 दिन पहले, तो उसमें भी हमारे महागुरु जी अवसर ने इस चीज को बताया था। और डॉक्टर रॉबर्ट की एक कोटेशन भी बताया था कि अगर आप यंग हो तो पहले आप अर्निंग से पहले आप लर्निंग पे फोकस करो। अगर हम किसी काम को सीख लेंगे सकते हैं, लेकिन हम लोग करते क्या है कि हम लोग सीखते नहीं है और सीखने से पहले ही कमाने के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो बेसिकली सीखने के लिए 4 रास्ते हैं। पहली चीज बुक रीडिंग है, हम लोग को डेली आधा घंटा बुक पढ़ना चाहिए, और महागुरु जी ने मुझसे कहा है मैं डेली पढ़ता हूँ। बुक पढ़ने से ये रहता है कि बहुत कुछ नॉलेज मिलता है। कुछ लोगों का मन नहीं लगता है, मेरा भी शुरू में मन नहीं होता था बुक पढ़ने का, खास करके इस बिजनेस की बुक पढ़ने का। लेकिन फिर मैंने सोचा कि एक इंसान अगर जॉब करता है तो सुबह 9 बजे ऑफिस चला जाता है, मजबूरी में जाता है। कोई ऐसा नहीं है कि उसका दिल करता है 9 बजे ऑफिस जाने का, उसका मन करता है कि मैं अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन उसके बावजूद भी वो इंसान ऑफिस जाता है और लगभग 8 से 10 घंटा वहाँ काम करता है। तो मुझे महागुरु जी ने सिर्फ 30 मिनट का है बुक पढ़ने के लिए, तो बहुत आसान काम है, इसको किया जा सकता है। दूसरी चीज ट्रेनिंग होती है, 8 स्टेप ट्रेनिंग होती है या कोर ट्रेनिंग होती है। जो भी ट्रेनिंग में जाने का मौका मिले वहां भी जाना चाहिए। और हमारे महागुरु जी हमेशा कहते हैं कि इस बिजनेस में अगर सफल होना है तो 8 स्टेप ट्रेनिंग जो फ्राइडे की होती है उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। तीसरा जो सीखने का रास्ता है वो ऑडियो वीडियो है। इस लॉकडाउन में हम सभी लोग इस रास्ते से सीख रहे हैं, और मैं भी जो आज बोल पा रहा हूँ तो मैं हमारे महागुरु जी की वजह से, और ऑडियो वीडियो जो भी आते हैं उसकी वजह से बोल पा रहा हूँ। मेरा खुद का कुछ नहीं है, जो कुछ भी दिया हुआ है सब कुछ सिस्टम का दिया हुआ है, और महागुरु जी ने जिस तरीके से हमको सिखाया है उसी तरीके से मैं बोल पा रहा हूँ। चौथी जो चीज होती है वो फंक्शन होती है। फंक्शन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर हम बहुत अच्छे से सीखते हैं, हमें एक विजन भी मिलता है, और विजन के साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि हम अपने जिंदगी में आने वाले वक्त में क्या करने वाले हैं उसके बारे में कमिटमेंट भी लेते हैं।
मैं भी इस बिज़नेस को अगर आज के टाइम में कर रहा हूँ तो एक फंक्शन में गया था और वहाँ से मैंने कमिटमेंट लिया कि हाँ, इस बिज़नेस को दमदारी के साथ करना है। दूसरी चीज़ ये है कि फंक्शन में हमेशा बढ़ते हुए क्रम में जाना चाहिए, जो मुझे लगता है मेरे महागुरु जी भी हमेशा कहते हैं। मैं जब पहला फंक्शन अटेंड किया था तो सिर्फ़ 2 लोग थे, मैं थे और मेरी टीम में पूजा मैम है वो थी। फिर जब मैंने दूसरा फंक्शन अटेंड किया तो हम सिर्फ़ 3 लोग थे। इसी तरीके से जब तीसरा फंक्शन अटेंड किया तो कुछ लोग बढ़े। इसी तरीके से मेरा ये टारगेट रहता है और मेरी ये बिल्कुल प्लानिंग है आज के बाद से और आज से कि हर फंक्शन में लोग बढ़ने चाहिए। कुछ लोग के क्या होते हैं कि या तो सेम रहते हैं या कुछ लोग के घट भी जाते हैं। तो घटना तो बिल्कुल नहीं चाहिए, बढ़ना चाहिए। अगर एक फंक्शन में हमारे 10 लोग हैं, तो अगले फंक्शन में कम से कम 15 तो होने ही चाहिए। 2 ही लोग बढ़े लेकिन बढ़ने चाहिए। अगर बढ़ते क्रम में अगर ये चीज़ रहेगी, तो हमारे महागुरु जी कहते हैं कि सफलता मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। दूसरा जो चीज़ मैंने सीखी है कि बिज़नेस को माइंडसेट करके करना चाहिए। कुछ लोग का माइंडसेट ही नहीं होता है। एक नेटवर्क मार्केटिंग के एक बहुत बड़े गुरु हैं, उनसे पूछा गया कि इस बिज़नेस को करने के लिए, नेटवर्क मार्केटिंग को करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है? तो कुछ लोगों ने कहा कि प्लान ज़्यादा दिखाना पड़ेगा, कुछ लोगों ने कहा कि बुक ज़्यादा पढ़नी पड़ेगी, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। बाद में उन्होंने रिप्लाई दिया कि नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होने के लिए आपको नेटवर्क मार्केटिंग के लायक बनना पड़ेगा। और महागुरु जी जसवीर सर हमेशा इस चीज़ को बोलते हैं कि इस बिज़नेस को करना हो तो सब्र के साथ, पेशेंस के साथ करना पड़ेगा और पेशेंस के साथ इस बिज़नेस को किया जाए तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन आमतौर से लोगों का पेशेंस नहीं होता है। जिस तरीके से मैंने यहाँ नीचे फ़ोटो लगा रखी है, एक बच्चों की बिल्कुल लाइफ़ साइकिल की एक फ़ोटो बना रखी है। एक बच्चा होता है जो जब पैदा होता है तो वो बैठ नहीं पाता है, लेटा रहता है। लेकिन 2 महीने का जब हो जाता है तो भी वो लेटा रहता है। अगर 2 महीने बाद उसके मोहल्ले के पड़ोसी लोग अगर आके उससे ये चीज़ कहें कि आपका बेटा तो 2 महीना पुराना हो गया, अभी तक बैठ नहीं पाया, बेकार है, खराब है। तो वो माँ-बाप क्या बोलते हैं? वो सिंपल बोलते हैं कि अभी तो 2 महीना हुआ है, 4-5 महीना और रुक जाओ, ये ज़रूर बैठेगा। तो वहाँ पर उनका बिल्कुल एक माइंडसेट है कि जो बच्चा बैठेगा वो 6 महीने से पहले नहीं बैठ पाएगा। तो उनके पास 6 महीने का पेशेंस है। उसी के बाद जब वो बच्चा 6 महीने पे बैठना भी शुरू कर देता है, तो उसके बाद भी ये होता है कि अगर उससे लोग आ करके ये चीज़ कहें कि आपका बच्चा तो बैठ ले रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा है, तो भी उन माँ-बाप का माइंडसेट है बिल्कुल कि हाँ, वो बच्चा 6 महीने में नहीं चल सकता, चलने के लिए अभी साल भर का 6 महीने का और इंतज़ार करने की ज़रूरत है। तो माइंडसेट इसे कहते हैं। बहुत सारे लोगों का क्या होता है कि बिज़नेस जॉइन करते हैं, 2 महीने बाद देखते हैं कि मेरी इनकम कितनी आई, 4 महीने बाद देखते हैं कि मेरी इनकम कितनी आई। तो मैंने इस लॉकडाउन में सीखा कि सर, तो हम लोग बात कर रहे थे माइंडसेट के बारे में। हमारे महागुरु जी ने सिखाया है कि इस बिज़नेस को करने के लिए माइंडसेट के साथ काम करने की ज़रूरत है। पेशेंस होना चाहिए और पेशेंस जिस तरीके से एक बच्चे का होता है, उसके माँ-बाप का होता है कि बच्चा 6 महीने पे बैठेगा, साल भर पे चलेगा, 1.5 साल पे बोलना शुरू करेगा और उसके बाद इसी तरीके से उसकी ग्रोथ होती है। ऐसा नहीं होता है कि कोई बच्चा 4 महीने का हो वो डायरेक्ट चलने लगे, डायरेक्ट बोलने लगे, ऐसा नहीं होता है। तो उसी तरीके से इस बिज़नेस में भी पेशेंस रखने की ज़रूरत है और पेशेंस रखते हुए काम करने की ज़रूरत है। दूसरा माइंडसेट 80-20 का जो रूल होता है उसको भी रखना चाहिए। ये पैरेटो ने ये रूल दिया था सेल्स के ऊपर कि अगर हम 100 लोगों को प्लान दिखाते हैं तो 80% हो सकता है कि इस बिज़नेस के बारे में मना कर दें, लेकिन 20% ज़रूर इस बिज़नेस को करेंगे। और वैसे आजकल रिजल्ट इससे बेटर आता है लेकिन मिनिमम 20% तो करेंगे ही करेंगे। और जो लोग हमारे साथ ज्वाइन होते हैं उसमें भी हमारे महागुरु जसवीर सर ने ये चीज़ बताई है कि उसमें भी ऐसा नहीं है कि सबके सब काम कर लेंगे, लेकिन 20% कम से कम काम करेंगे ही करेंगे। और शुरुआत में जो हमारी टीम होती है उसपे हमारे जो मैंने इस लॉकडाउन में सीखा कि ऐसा नहीं है कि हमें शुरू में ही 20% छाँट लेना है, हमें शुरुआत में सब पे मेहनत करने की ज़रूरत है। और जब हम सब पे मेहनत करेंगे तो उसमें 20% लोग ऑटोमेटिक निकल के सामने आ जाएँगे कि कौन उसमें 20% में रहेगा, कौन 80% में रहेगा। क्योंकि हमें शुरू में पता नहीं होता है कि कौन 20% वाला है, कौन 80% वाला है, किस पे हमें फ़ोकस करना है, किस पे नहीं करना है। ये चीज़ शुरू में समझ में नहीं आती है। तो हमें सब पे बराबर फ़ोकस करना है और उसके बाद जो उसमें कोर होंगे, जो कोर लीडर होंगे वो ऑटोमेटिक उभर के सामने आ जाएँगे। तीसरी चीज़ SW5 रूल के बारे में भी हमेशा याद रखना है। कुछ आएँगे, कुछ नहीं आएँगे, सम विल कम, सम विल नॉट कम, सो व्हाट, समवन इज़ वेटिंग सो स्टार्ट वर्क। तो इस पे करना है फ़ोकस। और चौथी चीज़ क्रिटिसिज़्म, आलोचना के बारे में भी पहले से ही सोच लेना है कि अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग करने जा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं होगा कि सभी लोग बिल्कुल हमें बिल्कुल स्वागत करेंगे हमारा और बिल्कुल सब कुछ करेंगे बिल्कुल कायदे से। वो आलोचना करना ही करना है। मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया, ऐसे तो मेरी फैमिली ने हमेशा मेरा सपोर्ट किया। लेकिन जब मैंने इस बिज़नेस को शुरू किया, तो सबसे पहले मेरी मम्मी ने इसके बारे में मना किया। उसके बाद मेरे भाई वगैरह आज भी मना करते रहते हैं। पड़ोसी जो होते हैं, वो भी आलोचना करते रहते हैं। मैं जब बलिया आया था काम करने के लिए, तो यहाँ भी लोग हैं, वो लोग हमेशा कुछ ना कुछ बोला करते थे कि कुछ होने वाला नहीं है और ये वो दुनिया भर की चीज़ें। तो आलोचना के लिए भी तैयार रहने की ज़रूरत है, पूरा एक माइंड बना के रखने की ज़रूरत है कि अगर हम इस बिज़नेस को कर रहे हैं, तो कुछ लोग आलोचना करेंगे ही करेंगे। और हमारे गुरुजी एक चीज़ बोलते हैं हमेशा
कि जो आलोचना करे उसको पहले चेक कर लेना चाहिए कि वो आलोचना करने के लायक है भी कि नहीं है। कुछ लोग क्या होता है कि आलोचना के चक्कर में अपना बिज़नेस छोड़ देते हैं। तो गुरुजी ने मुझे सिखाया कि अगर कोई इंसान तुमको सलाह दे रहा है कि यह प्लान बुरा है, अच्छा नहीं है ये काम, तो उसकी बात तब मानो कि हमारा जो बिज़नेस है वो 52 लाख का बिज़नेस है। 1 महीने में 52 लाख की इनकम देता है। तो अगर वो 52 लाख से ज़्यादा कमा रहा है तब तो उसकी बात हमको एक बार सुननी भी चाहिए। और अगर 52 लाख से अगर 2 रुपया भी कम कमा रहा है तो हमको उसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करना चाहिए, बिल्कुल उसकी तरफ तवज्जो ही नहीं देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर होता क्या है कि एक इंसान जो कुछ भी नहीं करता है, 5, 10, 15, 20 हज़ार कमाता है, उसकी लोग बात सुन लेते हैं और उसके कहने पे आ जाते हैं और इस बिज़नेस को क्विट कर देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी जो चीज़ इस बिज़नेस को करने के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है एटीट्यूड। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि नज़रिया ही सब कुछ होता है और जिसने अपने नज़रिए को सुधार लिया वो इंसान इस बिज़नेस में बहुत आगे तक जाएगा और जिसका नज़रिया बुरा है वो इंसान इस बिज़नेस में बहुत दिनों तक टिक नहीं पाएगा। तो पहली जो चीज़ होती है वो हमेशा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है। पॉजिटिव रह के काम करना चाहिए। सिचुएशन कभी अच्छी आती है, कभी बुरी आती है। कभी ऐसा होता है कि बिल्कुल डीडी मिलने वाली थी लेकिन किसी सिचुएशन की वजह से नहीं मिल पाई। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पर नेगेटिव होने की ज़रूरत है। हमारे गुरुजी ने हमेशा एक चीज़ बोली है अब्दुल कि पॉजिटिव रह कर के काम करना, लोग आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड को देख कर के एक दिन आपको लोग जॉइन करेंगे। और आज ऐसा होता है बहुत सारे मेरे पहले के जब मैं शुरू में जब इस बिज़नेस को शुरू किया था तो मेरे एमबीए के बहुत सारे दोस्त हुआ करते थे। उन्होंने शुरू में मज़ाक उड़ाया था। लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मैं हमेशा कंटिन्यू लगा रहा। धीरे-धीरे ही चला, ऐसा नहीं क्योंकि बहुत हाई स्पीड से बिल्कुल चला, धीरे-धीरे ही चला लेकिन पॉजिटिव रहा। आज के टाइम में वो लोग जॉइन कर रहे हैं धीरे-धीरे। दूसरी चीज़ होती है कि हमेशा चेहरे पे एक स्माइल होनी चाहिए, मुस्कुराते हुए लोगों से बातचीत करना चाहिए, मुस्कुराते हुए मिलना चाहिए। अगर कोई इंसान मना करके भी जा रहा है कि मैं बिज़नेस नहीं करूँगा या तुम्हारा बिज़नेस खराब है, तो भी उस पे कोई झगड़ा-वगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। मुस्कुराते हुए उसका जवाब दे कर के उसे अलविदा कह देना है। कुछ लोग का क्या होता है कि बिल्कुल चेहरा ही उतरा रहता है हमेशा, तो ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। तीसरी चीज़ होती है एट्रिब्यूट टू अदर। हमारी जो सफलता है उसका श्रेय हमें दूसरों को भी देना चाहिए। मैंने महागुरुजी अवसर को देखा है कि वो हमेशा कोई चीज़ होती है तो ये नहीं कहते हैं कि हाँ, मेरा ही सब कुछ है। वो हमेशा अपनी टीम को पूरा मोटिवेट करते हैं और बोलते हैं कि हाँ, आप दमदार हो। इसी तरीके से हम लोग को भी इस चीज़ को कॉपी करना चाहिए। अब सपोज़ दैट हम डीडी लेने गए और हम डीडी लेने गए किसी अपने टीम के साथ, सपोज़ दैट सद्दाम के साथ डीडी लेने गए। तो सद्दाम सर के साथ अगर हम डीडी लेने जाते हैं और डीडी लेकर के आते हैं, तो हमको बाद में सद्दाम सर को भी बोलना चाहिए कि हाँ सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से वहाँ पर रोल निभाया और दमदारी से हम लोग डीडी लेकर के आए। कुछ लोग क्या करते हैं कि सब कुछ अपने आप को ही समझ लेते हैं कि मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही ने डीडी निकाला, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। हाँ, ये है कि सामने वाले को अगर हम श्रेय दे रहे हैं तो ये भी देख लेना चाहिए कि वो इंसान उसके लायक हो। झूठ बोल के कभी ऐसा नहीं करना चाहिए कि एक इंसान को हम ले गए अपनी टीम में, वो जाके बिल्कुल गूंगा बन के बैठा हुआ है और डीडी हमने अपने दम से निकाला और उसके बाद हम उससे अगर निकल के बोलेंगे कि आपने बहुत अच्छा रोल निभाया, तो वो तो हमेशा गूंगा रहेगा। तो जो सच हो, जो दिखता हो, वो तारीफ करनी चाहिए। चौथी चीज़ अपना एटीट्यूड, हमेशा कंप्लेनिंग वाला नेचर जो होता है, हर चीज़ में बुराई निकालना, कंप्लेन करना, ये नेचर नहीं होना चाहिए। हमारे गुरुजी हमेशा बताते हैं, अवध सर भी बताते हैं, लाल बहादुर शर्मा सर भी बताते हैं कि 2 तरह का नेचर होता है। एक होता है कैरेक्टर, वो हमेशा हर चीज़ में कमियाँ निकालता है, ये सही, ये गलत, ये सही, ये गलत, घर गलत है, ये गलत है। लेकिन एक दूसरा होता है, वो होता है क्रिएटर, वो चीज़ों में गलतियाँ नहीं निकालता है, वो चीज़ों को सही करके दे देता है। और मेरा भी पहले नेचर हुआ करता था, जो मेरा यहाँ पर बलिया में घर है, जो मेरे पापा ने बनवाया था, तो उसमें कुछ कमियाँ मुझे लगती थी, मैं हमेशा बोलता रहता था कि पापा ये रूम ऐसे नहीं होना चाहिए। मेरे घर का जो रूम है वो मिला-मिला है एक-दूसरे से। मेरे पापा चूँकि थोड़ा पुरानी सोच के हैं, 72-73 साल के हैं, तो इस तरीके से उन्होंने यहाँ पे घर बनवाया। लेकिन जब से मैं इस बिज़नेस में हूँ, अवध गुरुजी के आशीर्वाद जब से मिला, तो तब से मैं इस चीज़ को नहीं बोलता हूँ। हाँ, लेकिन मन में एक चीज़ हमेशा रहती है, कमिटमेंट रहती है कि एक दमदार सा घर बना के दिखाऊँगा और जिसमें जो भी मुझे कमियाँ लगती हैं, वो चीज़ कमियाँ नहीं होंगी। तो कंप्लेनिंग नेचर नहीं होना चाहिए, हमेशा क्रिएटर की तरह काम करना चाहिए और पूरी दमदारी के साथ इस तरीके से इस काम को किया जा सकता है। एटीट्यूड अच्छा रहता है, उसके बाद हम काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, उसकी प्लानिंग बनानी पड़ती है और प्लानिंग के साथ काम किया जाता है। अगर कोई इंसान को अगर यहाँ से लखनऊ से अगर दिल्ली जाना हो तो उसकी भी प्लानिंग होती है कि किस ट्रेन से जाएँगे, टिकट कहाँ से लेंगे, कौन-सी क्लास से जाएँगे, सब कुछ होता है। तो उसी तरीके से इस बिज़नेस में भी प्लानिंग बनाने की ज़रूरत होती है और अभी 2 दिन पहले ही हमारे अवध गुरुजी ने कोर ट्रेनिंग में इस चीज़ को बताया है कि प्लानिंग 2 चीज़ की होनी चाहिए। पहली प्लानिंग जो होगी वो आपके ड्रीम की होगी और गोल की होगी और इस लॉकडाउन में हमने इसी 2 चीज़ों पे काम किया है बहुत ज़्यादा और पूरा कमिटमेंट है गुरुजी से कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद प्लानिंग के बाद का जो चीज़ होती है उसको किया जाएगा। फिलहाल अभी प्लानिंग पे हम काम कर रहे हैं और पूरे दमदारी के साथ ड्रीम अपना तैयार कर रहे हैं, अपनी टीम का तैयार करवा रहे हैं और इसी तरीके से उनका लक्ष्य पूरा लिखा जा रहा है, क्या लेने वाले हो आप?
क्या करना है आने वाले वक़्त में, ये लेवल कब अचीव होगा, डायमंड कब बनना है, सिल्वर कब बनना है, हर चीज़ का। और दूसरी चीज़ ये होती है कि ड्रीम जो होगा वो सिर्फ़ 2-4 नहीं लिखना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लिखना चाहिए। कुछ लोग का क्या होता है कि एक ड्रीम लिख लिया कि एक मोबाइल लेना है, एक लैपटॉप लेना है, एक बाइक लेनी है। वो टाइगर काम करता है, 4 महीना काम करके मोबाइल ले लेता है, 3 महीना काम करके लैपटॉप ले लेता है, 6 महीना काम करके बाइक ले लेता है। उसको लगता है कि अब तो मैं बिल्कुल सक्सेसफुल हो गया। तो एक ड्रीम पूरा होने से पहले एक नया ड्रीम लिख लेना चाहिए। अगर किसी का बाइक का ड्रीम है तो बाइक लेने जा रहा है, उससे पहले कार का ड्रीम लिख लेना चाहिए। और हमारे महागुरु जी तो कहते हैं कि 25 से 30 ड्रीम लिखना चाहिए। और अभी कुछ दिन पहले जसवीर सर जो कोर ट्रेनिंग ले रहे थे, उसमें तो सर ने ये भी कहा था, मैंने ये चीज़ वहाँ से सीखी कि आप ज़िंदगी में अगर आप 70 साल की उम्र में मरोगे, तो 70 साल की उम्र में आपकी क्या पोज़ीशन होगी, ये भी आपकी डायरी पे नोट होना चाहिए। तो इस तरीके से दमदारी के साथ प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़ लिस्ट होती है। लिस्ट अभी अवध गुरु जी बता रहे थे 2-3 दिन पहले कि लिस्ट बहुत बड़ी होनी चाहिए, और जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना अच्छा रहेगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि 10 लोगों की लिस्ट बना ली, 10 लोगों की लिस्ट बनाई, 8 लोगों ने मना कर दिया, तो उसको सिर्फ अंधेरा-अंधेरा दिखता है। अब उसको लगता है कि अब तो कोई काम ही नहीं करेगा। लेकिन अगर हम लोग 150 लोगों की लिस्ट बना लें, और 150 की लिस्ट अगर रहेगी तो फिर हमें कभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 50 लोग भी मना कर देंगे तो भी हमारे पास 100 लोग का स्टॉक रहेगा। हमें हमेशा नज़र आता रहेगा कि अभी 100 लोग बाकी हैं। तो लिस्ट बड़ी होनी चाहिए। सर ने शुभारंभ बुक को भी प्रमोट किया था, और उसको भी मैं मँगवाऊँगा, और पूरी दमदारी के साथ काम करना है। प्लानिंग के बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो एक्शन की आती है। सिर्फ प्लानिंग बनाने से ही सफलता नहीं मिलती है। अगर हम लोग घर पे सिर्फ प्लानिंग बनाने लगें तो भी सफलता नहीं मिलेगी। प्लानिंग के बाद एक्शन भी लेना पड़ेगा। और बेसिकली जो मैंने इस लॉकडाउन में सीखा है कि बेसिकली एक्शन में 5 काम करने होते हैं। पहली चीज़ इन्विटेशन होती है, जो हमारी लिस्ट रहेगी उस पे लोगों को इनवाइट करना है। कल सर ने बताया कि आप इन्विटेशन में क्या बोल रहे हो ये मैटर नहीं करता, आप कैसे बोल रहे हो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो इन्विटेशन इस तरीके से करना है। दूसरी चीज़ होती है इन्विटेशन के बाद प्लान करना। बहुत ज़रूरी चीज़ है, खुद करना चाहिए, सीखना चाहिए इस चीज़ को। और जब तक लॉकडाउन चल रहा है गुरुजी, हम लोग भी सीख रहे हैं, अपनी पूरी टीम को सिखा रहे हैं प्लान देना। प्लान के 24 से 48 घंटे के अंदर फ़ॉलो अप करना चाहिए, और फ़ॉलो अप के बाद उसकी अगर डीडी आती है तो एफआईएम की जाती है। और एफआईएम में ऐसा नहीं है कि एफआईएम में हम लोग करके आएँ और बस वहीं से खुश हो जाएँ कि अब ये मेरा टाइगर तैयार हो जाएगा। एफआईएम के बाद उसकी लिस्ट बनवाना, उसका ड्रीम बनवाना, उस पे प्लान करवाना, ये सारी चीज़ें एफआईएम में करनी चाहिए। और एफआईएम के बाद भी उसको छोड़ना नहीं है। हर हफ्ते में 2 दिन या कम से कम 1 दिन ग्रुप मीटिंग करनी चाहिए। और अगर हम लोग ग्रुप मीटिंग करेंगे तो सफलता मिल सकती है। और हमारे महागुरु जी जसवीर सर हमेशा कहते हैं कि अगर आपकी कहीं पर 2 लोगों की भी टीम है, तो आप 2 लोगों की ग्रुप मीटिंग करो। अगर आपकी 5 की भी टीम है तो 5 की ग्रुप मीटिंग करो। ऐसा नहीं है कि कोई टीम बहुत बड़ी हो तो ही ग्रुप मीटिंग करने की ज़रूरत है। किसी की अगर 1 लोगों की भी टीम है, तो वो 1 की भी ग्रुप मीटिंग करनी चाहिए। तो और जो उसके बाद जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है वो 100% यूज़र की आती है। मैंने इस लॉकडाउन में सीखा है कि हर इंसान अपनी ब्रांड के प्रोडक्ट यूज़ करता है। आप सलमान खान को अगर देखेंगे तो किसी भी फंक्शन में जाता है तो मैक्सिमम बीइंग ह्यूमन की ही टी-शर्ट पहन के आता है। ऐसा नहीं है कि उसकी औकात कोई दूसरी ब्रांड खरीदने की नहीं है, वो कुछ भी खरीद सकता है। लेकिन बीइंग ह्यूमन, चूँकि वो उसकी ब्रांड है इसलिए वो उसको प्रमोट करता है। तो हमको भी अपने बिज़नेस में अपने प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, और मैं इसको कर भी रहा हूँ। मैं जो सूट पहनता हूँ आज के टाइम में वो भी हमारे सेफ शॉप का है। उसके अलावा मैं जिम वगैरह करता हूँ तो जो मैं प्रोटीन पाउडर खरीदता हूँ वो भी सेफ शॉप का है। और अभी भी बहुत सारे ऑर्डर लगे हुए हैं, वो अभी ट्रांसपोर्टेशन में फँसे हुए हैं। जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा तो वो सब भी आने वाले हैं। टूथपेस्ट, साबुन, ये सारी चीज़ें अपने सेफ शॉप की हैं। तो हमें प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो हमको भी बिलीव होता है और लोगों को भी उस प्रोडक्ट पे बिलीव होता है। अब सपोज़ दैट एक चौधरी हो और उसके यहाँ से हमारे यहाँ दूध आता हो, लेकिन वो चौधरी अपने यहाँ अपनी भैंस का दूध ना यूज़ करता हो, वो पराग का लेकर के आता हो। अब मुझे ये चीज़ अगर पता चलेगी तो मुझे भी उस चौधरी पे डाउट होगा कि उसके दूध में लगता है कुछ न कुछ कमी है, इसीलिए वो अपना दूध नहीं यूज़ करता, अपनी भैंस का दूध नहीं यूज़ करता। तो इसीलिए प्रोडक्ट को यूज़ करना चाहिए। जब हम प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं तो हमें उससे एक प्रैक्टिकली नॉलेज मिलता है। दूसरी चीज़, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में पहले की बात और थी, लेकिन जनवरी के बाद से जो हमारा बिज़नेस है वो पूरा-पूरा प्रोडक्ट पे है। और महागुरु जी अवध सर हमेशा कहते हैं कि आज के टाइम में अगर बिज़नेस करना है, तो प्रोडक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है कि जो प्रोडक्ट हमारी ज़रूरत है बस उसी की हम नॉलेज लें, हमें ऑल ओवर प्रोडक्ट की नॉलेज होना चाहिए। कुछ लोग क्या करते हैं कि अगर उनको ज़रूरत प्रोटीन की है तो सिर्फ़ प्रोटीन की नॉलेज लेते हैं। कुछ लोग को लगता है कि अगर टूथपेस्ट सिर्फ़ हमें यूज़ करना है तो सिर्फ़ टूथपेस्ट की नॉलेज लेते हैं। लेकिन हमें सारे प्रोडक्ट की नॉलेज लेनी चाहिए, क्योंकि हम हो सकता है कि कोई दूसरा प्रोडक्ट हो सकता है कि हम लिपस्टिक ना यूज़ करें, हम नेल पेंट ना यूज़ करें, हम हो सकता है कि फेशियल ना यूज़ करें। लेकिन हमारी किसी से मुलाकात हो सकती है जो कि हो सकता है उस प्रोडक्ट के बारे में हमसे पूछ ले कि आपके यहाँ जो नेल पॉलिश है, आपके यहाँ जो लिपस्टिक है, या आपके यहाँ जो फेशियल है, या आपके यहाँ जो प्रोटीन पाउडर है उसकी क्या फीचर्स हैं, क्या है? तो इसलिए हमें हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए।
दूसरी चीज़, हमें थोड़ा-सा अपने कंपटीटर का भी नॉलेज होना चाहिए कि अगर हमारा जो टूथपेस्ट है, वो और कोलगेट में या किसी दूसरे में क्या डिफरेंस है। कोई आदमी अगर ये कह दे कि कोलगेट तो ₹60 का मिलता है, मैं आपका ₹95 का टूथपेस्ट क्यों खरीदूँ? तो वहाँ पर हमको उसको बताना पड़ता है कि कोलगेट में फ्लोराइड मिला होता है, केमिकल मिला होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मिली होती है जो कि हमारे मुँह के लिए नुकसानदेह है, दाँतों के लिए नुकसानदेह है। तो थोड़ा-सा हमें अपने कंपटीटर की भी नॉलेज रखनी चाहिए। अगर हमको अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना है तो मार्केट में बहुत तरह के लोग मिलते हैं। वो और हर इंसान आज के टाइम में इंडिया में, चाइना में सस्ता खरीदने के पीछे जाता है। अगर मेरी एक रिश्तेदार की दुकान हो और वो मुझे आलू अगर ₹20 किलो देता हो और मेरे किसी गैर की दुकान हो, वो मुझे आलू ₹18 किलो देगा, तो हम 18 वाले से लेंगे। तो इंडिया में क्या होता है कि हर इंसान सस्ता बिल्कुल। खरीदने के पीछे जाता है। तो अगर हमको अपनी चीज़ बेचनी है तो पहली चीज़ तो हमारा प्रोडक्ट कोई महँगा नहीं है, लेकिन कोई चीज़ महँगी अगर होती है तो उसके पीछे कुछ वजह भी होती है, कोई रीज़न भी होता है। अभी गुरुजी ने एक चीज़ बताई थी कि गाड़ी एक नैनो भी आती है, वैगनआर भी आती है, बीएमडब्ल्यू भी आती है, तो हर के अलग-अलग फीचर होते हैं। तो उसी तरीके से हमें अपने कंपटीटर के हिसाब से अपनी भी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। चौथी चीज़ जो आती है वो हल्का-सा स्टॉक रखने की भी ज़रूरत है कि अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट माँगा तो हम तो तुरंत उसको दे सकें। 100% यूज़र के बाद जो एक सबसे अच्छी चीज़ है, जो कि लगभग हमारे इस आज के सेशन की आखिरी स्लाइड है, और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक चीज़ भी कही थी कि अगर आप अपना भविष्य तो कोई इंसान अपना नहीं बदल सकता, लेकिन हम अपनी आदतों को बदल सकते हैं और बदली हुई आदतें भी हमारा भविष्य बदल देंगी। तो अगर हम अपनी आदतों पे काम कर लें, तो हमें लगता है कि इससे अपने भविष्य को हम लोग बदल सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीज़ सिर्फ़ इस बिज़नेस के लिए है, ये चीज़ ऑल ओवर हर जगह के लिए ये चीज़ है। अगर हम लोग ग्रैटिट्यूड की भावना रखते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। हम एक अपने ऊपर एक चीज़ लेकर के देखें कि एक माँ-बाप हैं, उसके 2 बेटे हैं। एक बेटा जो है वो सुबह उठता है और गाली-गलौज करता है, इधर-उधर उल्टे-सीधे काम करता है, और उसी का जो दूसरा बेटा है, वो जो सुबह उठता है तो पहले प्रेयर करता है, अपने धर्म के हिसाब से जो भी उसकी प्रेयर होती है वो करता है, उसके बाद माँ-बाप को नमस्ते सलाम करता है, उसके बाद इस तरीके से उसकी दिन की शुरुआत होती है। तो माँ-बाप किस बेटे को पसंद करेंगे? ज़ाहिर-सी बात है जिसके अंदर ग्रैटिट्यूड की भावना होगी उसको पसंद करेंगे, और ऊपर वाला भी ग्रैटिट्यूड देखता रहता है कि किसके अंदर ग्रैटिट्यूड है, और ग्रैटिट्यूड की भावना अगर हमारे अंदर है तो हम इस बिज़नेस में बहुत आगे तक जा सकते हैं। दूसरी चीज़, यूनिटी में रहना चाहिए। बहुत सारे लोग बिज़नेस में जब शुरू में आते हैं तब तो यूनिटी में रहते हैं, सबको देखते हैं, लेकिन जब कुछ दिन गुज़र जाते हैं तो फिर वो अपने आप को यूनिटी से अलग कर देते हैं। उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा हो गया हूँ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं महागुरु जी लोगों को देखता हूँ कि सर उतने बड़े लेवल पे होने के बावजूद भी सर कभी यूनिटी से अलग नहीं होते हैं। तीसरी चीज़ जो मैंने इस लॉकडाउन में सीखी, पावर ऑफ स्पोकन वर्ड। कहा जाता है कि हमारे 24 घंटे में कोई एक ऐसी घड़ी ज़रूर होती है, जहाँ पर हमारी मुँह से निकली हुई बात कबूल हो जाती है, वो ऊपर वाला सुन लेता है। तो हमें हमेशा अच्छा बोलना चाहिए। चौथी चीज़ अकाउंटेबिलिटी होती है, हमें पैसे का, हर चीज़ का हिसाब-किताब रखना चाहिए। हमारे महागुरु जी ने हमेशा बताया है कि अगर किसी ने बुक के लिए ₹270 प्रगति सूत्र के लिए दिया है, तो आपको ₹270 की प्रगति सूत्र ही लानी है। अगर किसी ने डीडी का पैसा दिया है, तो वो पैसा डीडी में ही यूज़ होना चाहिए, वो पैसे का हिसाब-किताब बिल्कुल होना चाहिए। एक चीज़ होती है जो सबसे इम्पोर्टेंट होती है, वो होता है हमारा कैरेक्टर। हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि इस बिज़नेस में सफल होने के लिए कैरेक्टर का होना बहुत ज़रूरी है। कैरेक्टर बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, और एक कहावत भी है कि अगर पैसा जाएगा तो दोबारा आ सकता है, सेहत जाएगी तो दोबारा आ सकती है, लेकिन अगर किसी का कैरेक्टर चला गया, तो वो इंसान ज़िंदगी में कभी भी किसी का भरोसा नहीं जीत सकता, कभी भी इस समाज में उठ के ऊपर नहीं आ सकता। उसके बाद एक जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ज़िम्मेदारी होती है। और रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो कि इंसान को बड़ा बना देती है। अगर किसी इंसान के अंदर एक गाँव की ज़िम्मेदारी मिल जाए, तो वो इंसान प्रधान बन जाता है। इसी तरीके से अगर किसी को एक राज्य की ज़िम्मेदारी वो ले ले, तो वो मुख्यमंत्री बन जाता है। इसी तरीके से अगर कोई इंसान पूरे एक देश की अगर ज़िम्मेदारी ले ले, तो वो इंसान प्रधानमंत्री बन जाता है। तो कुछ लोग यहाँ पर क्या सोच रखते हैं कि पहले मैं बन जाऊँ, फिर उसके बाद मैं ज़िम्मेदारी लूँगा। पहले मैं सिल्वर बन जाऊँ, गोल्ड बन जाऊँ, उसके बाद मैं अपनी दो की भी टीम की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। और गुरुजी ने हमेशा मुझे ये चीज़ बताई है कि ज़िम्मेदारी लेकर ही इस बिज़नेस को किया जा सकता है। और ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, अगर इस पर बारे में बात की जाए तो महागुरु जी तो इसमें कई दिन बता सकते हैं इसके बारे में। और ज़िम्मेदारी के सही साथ ही बिज़नेस को किया जा सकता है। ज़िम्मेदारी हर चीज़ की होनी चाहिए। सीखने की भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, टीम को सँभालने की भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, प्लान देने की भी ज़िम्मेदारी होनी चाहिए, हर चीज़ की ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। उसके बाद जो एक चीज़ आती है बिग थिंकिंग, हमेशा सोच बड़ी रखनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सोच के साथ ही बड़ा काम किया जा सकता है। इंसान कोई भी काम करता है, तो पहले उसको सोचता है। अगर हमको यहाँ से मार्केट भी जाना हो तो ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्ट उठूँगा चल दूँगा, पहले मैं सोचूँगा कि हाँ, मुझे मार्केट जाना है तब मैं जाऊँगा। तो अगर हम बड़ा सोचेंगे तो बड़ी चीज़ अचीव कर सकते हैं। अगर हमारी सोच ही है कि मुझे ज़िंदगी में सिर्फ़ वैगन आर लेनी है, तो मैं सिर्फ़ वैगन आर ही ले सकता हूँ।
लेकिन अगर हमारी सोच ये है कि वैगनआर तो लेनी है, लेकिन उसके बाद मुझे बीएमडब्ल्यू भी लेनी है, तो मैं बीएमडब्ल्यू भी ले सकता हूँ। इसी के बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ आती है वो सेल्फ डिसिप्लिन आती है। इस बिज़नेस में हमारे महागुरु जी कहते हैं कि डिसिप्लिन के साथ ही इंसान सफल हो सकता है और डिसिप्लिन के साथ ही काम किया जा सकता है, और डिसिप्लिन के साथ अगर काम किया जाए तो इंसान इस बिज़नेस में बहुत आगे बढ़ सकता है। इसके बाद एक आखिरी चीज़ बस हम बताना चाहेंगे कि इस बिज़नेस में हमारे गुरुजी ने हमेशा बताया है कि जोड़ी बना के काम करो, जोड़ी बना के ही सफल हुआ जा सकता है। और महागुरु जी जसवीर सर हमेशा ये चीज़ कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाना हो, इस बिज़नेस में बहुत तरक्की करनी हो, तो जोड़ी बना के काम करना है। जोड़ी में सबसे पहली चीज़ फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए जोड़ीदार के साथ। ऐसा नहीं है कि हमारी जिसके साथ जोड़ी हो उसी के पीठ पीछे हम उसकी बुराई करें, उसके बारे में बुरा-भला बोलें, ऐसा नहीं होना चाहिए। जोड़ीदार के साथ बिल्कुल एक फाइन ट्यूनिंग होनी चाहिए। जोड़ीदार से एक फ़ायदा ये रहता है कि ये काम आसान हो जाता है। जो एक मुश्किल काम होता है वो भी आसान हो जाता है। हम लोग साथ में 2 लोग मिलके जो काम कर लेंगे वो इंसान अकेले कोई इंसान नहीं कर सकता। तीसरी चीज़ ये होती है कभी-कभी रिस्क भी लेना पड़ता है इस बिज़नेस में। कभी-कभी ऐसा होता है कि 40-50 किलोमीटर जाना पड़ता है बाइक से, तो वहाँ पर अकेले इंसान शायद बोर हो जाए, रिस्क ना ले पाए, लेकिन अगर 2 लोग रहेंगे तो आसानी के साथ उस चीज़ को किया जा सकता है। जोड़ीदार की अगर बात की जाए, सबसे पहले जोड़ी अपलाइन के साथ बनानी चाहिए। शुरुआत में मैंने इस बिज़नेस में दिनेश सर के साथ बहुत हेल्प की मैंने। इंटीग्रल जाना पड़ा तो सर को कॉल किया, गोलागंज जाना पड़ा तो सर को कॉल किया। उसके बाद फिर अभिषेक सर ने भी मेरा बहुत अच्छा साथ दिया, बलिया भी सर आए, हम लोग आजमगढ़ गए, बलिया आए, बिहार तक में गए, पटना तक में गए, और जहाँ भी गए वहाँ सफल हुए और डीडी लेकर के आए और दमदारी के साथ वहाँ काम शुरू होने वाला है। और पूरे बलिया में अभिषेक सर आए और लगभग 1 डेढ़ महीने के आसपास यहाँ पर रहे सर, और बहुत ही दमदारी के साथ हम लोगों ने मिलके काम किया। और अपलाइन के साथ जोड़ी बनाने से एक ये भी फ़ायदा होता है कि हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती है जो हम बुक में पढ़ते तो हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ। लेकिन अगर हम अपलाइन के साथ जोड़ी बनाएँगे, तो अपलाइन हमें हमेशा बार-बार ये चीज़ बताता रहेगा कि आप अब्दुल ने तुमने ये चीज़ सही किया, ये काम गलत किया। तो वहाँ पर जोड़ी बनाने से ये फ़ायदा होता है कि हम अपने आप को भी सुधार सकते हैं। अपलाइन के बाद अपनी टीम के साथ भी जोड़ी बनानी चाहिए। मैंने सबसे पहले जोड़ी बनाई सद्दाम जी के साथ, सद्दाम सर के साथ, और जोड़ी बना के काम किया। लखनऊ तक ये टीम गई, लखनऊ में ही नहीं आज के टाइम में सद्दाम के साथ करनेलगंज में टीम बनी, पटना में टीम बनी, आजमगढ़ में टीम बनी, बिहार तक ये नेटवर्क जा चुका है। उसके बाद मैंने दूसरी तरफ पूजा मैम के साथ टीम बनाई, इनके साथ भी मेरा नेटवर्क लखनऊ में भी बना। उसके अलावा बलिया में भी पूरी टीम पूजा मैम की है, और पूजा मैम के ही रेफरेंस से मैं बलिया आया था। ऐसा नहीं है कि मैं बलिया में मेरा कोई होम ग्राउंड है तो मैं इस वजह से बलिया आया। मैं बचपन में कुछ ऐसी हो गई थी, कुछ घटना हो गई थी जिसकी वजह से बलिया में मेरी कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आज भी मैं बलिया की बहुत सी मैं अपने मोहल्ले की गलियों को नहीं जानता हूँ। तो ये चीज़ होती है, लेकिन पूजा मैम ने बहुत साथ दिया, और यहाँ से सबसे पहले एक सईद नाम के एक थे उनको जॉइन करवाया, फिर अंकिता मैम को जॉइन करवाया, और इन्हीं 2 लोगों के नेटवर्क में आज के टाइम में यहाँ पे बहुत बड़ा नेटवर्क बन पाया। तो जोड़ी बना के काम करने में ये फ़ायदा होता है। ये हमारी प्यारी-सी टीम है। ये सभी हमारे कोर लीडर हैं। टीम तो वैसे गुरुजी की आशीर्वाद से काफ़ी बड़ी हो चुकी है। बहुत बड़ी नहीं हुई है, लेकिन हाँ, जितनी दिख रही है उससे ज़्यादा है। लेकिन ये हमारे टीम के कोर लीडर हैं, और इसका पूरा श्रेय अगर जाता है तो हमारे महागुरुजी अवसर को जाता है। उन्होंने बलिया में आके भी सपोर्ट किया। जब मैं बलिया आ रहा था तो उस टाइम सर ने बोला था कि अब्दुल सिर्फ 10 लोगों की टीम बनाना, बलिया मेरी ज़िम्मेदारी हो जाएगी। लेकिन मुझे याद है सिर्फ 7 लोगों की टीम थी, और सर बलिया आए थे और पूरा सपोर्ट किया। आज के टाइम में 3 से 4 बार बलिया आ चुके हैं, और बहुत ईमानदारी के साथ सर का सपोर्ट रहता है। और अगर ये टीम बन पाई है तो सिर्फ सर की वजह से बन पाई है। और टीम अगर बनती है तो टीम अपलाइन की वजह से ही बनती है, और इंसान अगर अपने के टच में रह करके अगर काम करेगा तो एक बहुत बड़ा नेटवर्क बनाया जा सकता है। अंत में मैं सिर्फ एक बात फिर बोलूँगा कि जो भी अभी तक मैंने बोला वो सिर्फ हमारे गुरुजी की देन है, हमारे गुरुजी का आशीर्वाद है। उनसे ही मैंने सीखा है, इस सक्सेस सपोर्ट सिस्टम से सीखा है। सर जो बुक बताते थे उस बुक से सीखा है, सर जो वीडियो बताते थे उस वीडियो से सीखा है। और ज़िंदगी में अगर सफल होना हो तो मेरे हिसाब से गुरु चुन लेना चाहिए। और मैंने पहले भी ये चीज़ कही थी कि गुरु को अगर चुन लिया जाए तो इस बिज़नेस में बहुत ज़्यादा सफलता ली जा सकती है, और गुरु की वजह से ही मैं आज कुछ हूँ। मैं अगर सिल्वर बन पाया तो भी अपने गुरुजी की वजह से बन पाया, और जिस दिन गोल्ड बनूँगा तो भी गुरुजी की वजह से बनूँगा, और जिस दिन डायमंड बनूँगा उस दिन भी गुरुजी की वजह से बनूँगा। और मेरा खुद का कमिटमेंट है कि 2021 में डायमंडशिप लेनी है, और इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, गुरुजी प्लानिंग पूरी बना चुके हैं। बस अब जैसा आप कहेंगे वैसा इस काम को करूँगा। बहुत-बहुत आप सभी लोगों का धन्यवाद, और गुरुजी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि मुझ जैसे इंसान को इतना सौभाग्यशाली समझा और मुझे आज के दिन बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत थैंक यू सर। मैं